this is me Mir Wahid and today I will be teaching you the second lecture of art and culture. रिविजन सेशन चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का। आई होप आपने जो है पहले आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी कि हमने इसमें पढ़ा था, कल जो था वो हमने पढ़ा था रिलीजन के रिलेटेड। ठीक है, रिलीजन के रिलेटेड जो आज जो हम पढ़ने वाले दैट वुड बी अबाउट द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिंक करेंगे। और करंट अफेयर में एक टॉपिक को ये आया था, एक इशू आया था रिलेटेड टू द इस लैंग्वेज के ऊपर लोकसभा में। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो दैट आपका ये टॉपिक करंट के साथ भी रिलेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, one of the best platform for quality education in Jammu and Kashmir. Apart from that, WS Academy has also launched the JKPSI course. As you all know, we have three batch. So batch third link is open for JKPSI. So you can join by downloading the WS Academy app from Play Store. फ़ी जो है इसका ओनली 1000 है। इसमें आपका फुल फ्लैश्ड कोर्स मिलेगा विथ PDF स्टडी मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप। अगर आपको चाहते हो कि ये एग्ज़ाम पास हो जाएगी विद अच्छे मार्क्स विद रैंक होल्डर्स आप बनना चाहते हो तो यू कैन जॉइन WS Academy, राइट। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ था। हाँ, बच्चों का ये कहना था कि इसका मैंने रखा था इसी साल का 2000, आप ये समझो कि 2021 एंडिंग रखा था मैंने इसका जो है कोर्स की वैलिडिटी। लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका, तो इसकी कोर्स की वैलिडिटी मैंने इंक्रीज़ की। आप यहाँ पर देख सकते हो 31 मार्च तक 2020 तक। इससे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैंने इसका वैलिडिटी 3 मंथ्स इंक्रीज़ किए। अगर किसी को पटवारी या जूनियर असिस्टेंट का कोर्स लेना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। सभी PDF स्टडी मटेरियल वहाँ पर हैं, कोर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसका जो है कोर्स फी जो 599 ओनली, वो आप बाई कर सकते हो अगर आपको कोर्स देखना है। इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन द पटवारी और जूनियर असिस्टेंट कोर्स, आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल है WS Academy पे। डिपेंड करता है आपको किस डायरेक्शन में खुद को लेना चाहते हो, कैसे फोकस करना है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, मटेरियल सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और हमने पटवारी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की सिर्फ उर्दू के लिए, कि आपको उर्दू के कमांड अच्छी होनी चाहिए, लिखना किस तरीके से वो आपको प्रॉपर तरीके से रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ आया होगा। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक लेट स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ लैंग्वेज। तो ये टॉपिक नंबर 2 रहता है एज़ पर द ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था रिलीजन के बेसिस पे। जिसने अभी तक पहला टॉपिक नहीं देखा है तो वो पहला टॉपिक देख सकता है। ठीक है, मैं इसमें डालूंगा, क्या बोलते उसको, प्ले लिस्ट में डालूंगा मैं। तो आज हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ मेजर लैंग्वेज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेजर लैंग्वेज का एक लिस्ट, कौन कौन सा लिस्ट है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज भी देखेंगे कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। संस्कृत को कंसिडर किया जाता है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस का मदर इसको माना जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ही आपको याद रखना है। तो संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बहुत सारी लैंग्वेज की मदर मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेज, आपको टिक करना है संस्कृत को। द वेदास, उपनिषद, पुराणास, धर्मसूत्रास आर ऑल रिटन इन संस्कृत। ठीक है, कुछ आपको पता है कुछ टेक्स्ट्स हैं जिनको बोलते हैं वेदास या उपनिषद्स या पुराणास या धर्मसूत्रास। ठीक है, जो मैंने कल बताया था आपको, ये टेक्स्ट्स किसके, हिंदुइज्म के। इसको किस लैंग्वेज में लिखा है, आपको बोलना संस्कृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदास आर रिटन इन, आपको बोलना संस्कृत। उपनिषद्स आर रिटन इन, आपको बोलना संस्कृत। पुराणास आर रिटन इन, आपको बोलना है दीज आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इट इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपका सीधे 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज, आपको बोलना 22 लैंग्वेजेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है, लिस्ट आउट किया गया 22 लैंग्वेज में। और उन 22 लैंग्वेज में से संस्कृत भी उसके लिस्ट में है, 22 लैंग्वेज में संस्कृत भी है। और हम देखेंगे कि संस्कृत जो है ये कितनी हम देखेंगे कौन कौन सी 22 लैंग्वेज हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपकी आज आपको जो आता है करेंसी जो आती है, आपको जो नोट आपके पास 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट या 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट आपके पास है, 200 रुपी नोट, 100 हैं, 500 हैं, 1000 2000 वाला
वाला नोट, जितने भी नोट्स हैं उसमें कितनी लैंग्वेजेस दी गई है और कौन कौन सी लैंग्वेज है, वो यहाँ पर बन जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट एक करंट के परस्पेक्टिव के हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो आपको ब्रॉडर परस्पेक्टिव में सोचना कि लैंग्वेज में क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। द धर्मा सूत्राज एंड द मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड गीता गोविंदा आर द फेमस बुक्स इन संस्कृत। कुछ बुक्स का मैंने नाम बोला जैसे कि धर्मा सूत्राज, दूसरा मनुस्मृति, ठीक है, समित्री, ठीक है, तीसरा अर्थशास्त्र एंड गीता गोविंदा, ये फेमस बुक्स कंसिडर की जाती हैं संस्कृत के अंदर, ठीक है। पाणिनि, ठीक है, कौटिल्य, कल्हाना, कालिदास, जयदेवा वेर द फेमस राइटर्स ऑफ संस्कृत। संस्कृत के राइटर्स का भी आप नाम याद रख सकते हो। आप पूछा जाएगा कि कौटिल्य जो हैं ये फेमस राइटर किस लैंग्वेज में, आपको बोले संस्कृत लैंग्वेज में एक फेमस राइटर माना जाता है। कालिदास का नाम सुना होगा। कल्हाना, कल्हाना आपको पता होगा, कल्हाना ने ऑर्गेनाइज किया, आप बोल सकते हो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इसने किए हैं, उसमें से जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल 4, उसमें से कल्हाना ने जो किया है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी लैंग्वेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कल्हाना का 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड किया गया, ये भी आपको याद रखना। कौटिल्य का भी नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कालिदास के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये संस्कृत लैंग्वेज के राइटर्स इनको माना जाता है, ठीक है। ये था संस्कृत के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो इस लैंग्वेज में आपको याद रखना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज जो है दैट इज़ पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज भी आपने सुना होगा, ठीक है। पाली लैंग्वेज में क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पाली इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, आपको बोला इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंदर आता है। विच वॉज यूज फॉर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता था पहले जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाली लैंग्वेज। पाली जब आप पढ़ोगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर मैं पाली लैंग्वेज का यूज़ करना, मतलब वहाँ पर पाली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ा जाता है। पाली लिटरेचर इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द थिरवेदा बुद्धिज़्म, ठीक है, याद रखना। पाली लिटरेचर जो है ये कंसर्न है किसके लिए, किसके रिलेटेड है, आपको बोलना है थिरवेदा बुद्धिज़्म के रिलेटेड। अब क्वेश्चन है सर ये थिरवेदा बुद्धिज़्म का मतलब क्या है, ये जब इसका मीनिंग पता चलता है थिरवेदा का, तो आपको बोलना है द मोर कंजर्वेटिव, ठीक है, सॉरी, द मोर कंजर्वेटिव ऑफ द 2 मेजर ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म के 2 ट्रेडिशंस, उसमें से जो ज़्यादा कंजर्वेटिव आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर थिरवेदा बोला जाता है। द अदर बीइंग द महायाना, एक ट्रेडिशन महायानाज, दूसरा ट्रेडिशन जो बुद्धिज़्म का आपको बोलना है मोर कंजर्वेटिव जो दैट इज द थिरवेदा विच डेवलप्ड फ्रॉम हिनायाना बुद्धिज़्म। और ये कहाँ से डेवलप हुआ है, हिनायाना। एक है महायाना ग्रुप, दूसरा है हिनायाना बुद्धिज़्म, जो मैंने कल भी बताया था आपको। हिनायाना बुद्धि 3 मैंने बोला था ना, महायाना हिनायाना, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस मेनली इन श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस। यहाँ पर ये इसका यूज़ किया जाता है, किसको, इस थिरवेदा को, ठीक है। या वाडा भी आप बोल सकते हो, VADA वाडा भी बोल सकते हो आप इसको। इनके नाम ही थोड़ा सा ये बार बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं, तो याद रखना ये जो पाली लिटरेचर जो है, एक है हिनायाना, एक है महायाना। तो उसमें से जो ये वाला पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, महायाना वाला पार्ट, वहाँ पर इसको जो है ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, मेनली कंसर्न। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज जो है दैट इज़ तमिल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से पाली लैंग्वेज में कौन सा क्वेश्चन बनता है, सीधे ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इतना पता होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछ जाएगा पाली लैंग्वेज को कब यूज़ किया गया, तो आपको ना बुद्धिज़्म में इसका ज़्यादातर, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में इसको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तमिल लैंग्वेज की बात करेंगे, तमिल इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, उसकी मदर लैंग्वेज तमिल को बोला जाता है। तो तमिल जो है ये एक्चुअली द्रविडियन लैंग्वेज की एक द्रविडियन लैंग्वेज से निकाला गया, और इसको माना जाता, तमिल जो है इसको मदर लैंग्वेज माना जाता है द्रविडिया फैमिली का, ठीक है, द्रविडियन फैमिली का। संगम लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोइम्स। अगर आप देखोगे एक लिटरेचर है जिसको बोलते हैं संगम लिटरेचर। जब आर्ट एंड कल्चर डिटेल में पढ़ते हैं ना UPSC के लिए, वहाँ पर संगम लिटरेचर से लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है मेंस में। तो यहाँ पर संगम लिटरेचर जो है इसको कंसिडर किया जाता है, ये कलेक्शन है लॉन्ग और शॉर्ट पोइम्स का। शॉर्ट पोइम्स भी होती है, लॉन्ग पोइम्स भी होती हैं, ठीक है।
और ये संगम लिटरेचर जो है इनमें पोएम्स देखने को मिलेगा कंपोज्ड बाय वेरियस पोइट्स इन प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड हीरोइंस। जो भी हीरो होती हैं या कोई हीरोइन होती है तो और ठीक है उसके बारे में उसको क्या करना, उनको प्रेज करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रेज के लिए क्या किया जाता है, पोएम्स लिखी जाती हैं, लॉन्ग पोएम्स हो या शॉर्ट पोएम्स हो, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर देखने को, संगम लिटरेचर में। देयर आर अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री विच आर अरेंज्ड इन 8 एंथोलॉजीज कॉल्ड इटूटोकिया, ठीक है। इटूटोकिया इसको बोला जाता है। जो 8 एंथोलॉजीज जो है इनको इटूटोकियाज का नाम बोला जाता है। जो 30,000 लाइन जो है पोइट्री की, इनको अरेंज किया गया है 8 एंथोलॉजीज में, और इन 8 एंथोलॉजीज को बोला जाता है इटूटोकिया। ये टर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तमिल लैंग्वेज जो है ये द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। नंबर सेकंड, जो संगम लिटरेचर जो है ये कलेक्शन क्या है, संगम लिटरेचर एक्चुअली एक कलेक्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स का, ठीक है, जहां पर प्रेज किया जाता है, जो हीरो होता है या हीरोइन होते हैं उनको प्रेज किया जाता है। और तीसरा, तमिल जो है इसको 30,000 लाइन्स लिखी गई है पोइट्री में, और उनको अरेंज किया गया था 8 एंथोलॉजीज में, और उनको नाम दिया गया टुटोकिया। कन्नड़ा, जैसे कनाडा लैंग्वेज उसको बोलता है, कन्नड़ा लैंग्वेज डेवलप्ड फुली आफ्टर द 10th century। द अर्लीस्ट नोन लिटरेटिव वर्क इन कन्नड़ा इज कावा, ठीक है, कावी राजा मर्ग, ठीक है, याद रखना। जो अर्लीस्ट नून लिटरेरी वर्क जो कनाडा में जो नून पहली सबसे फर्स्ट लिटरेरी वर्क जो उसका नाम है कावाराज राजा मर्ग। और इसको लिखा किसने, आपको बोलना है रिटन बाय द राष्ट्रकूटा किंग। इसको राष्ट्रकूटा किंग ने लिखा है। उसका नाम क्या, नीरूपातुंगा, ठीक है। हाँ, अमोघ, हाँ, वर्गा फर्स्ट, ये एक किंग का नाम है, राष्ट्रकूट का किंग है जिसका नाम है निरीपातुंगा, ठीक है। अमोघ वर्गा फर्स्ट इसका नाम है। ये नाम इतने लंबे हैं ना, ठीक है। उसके बाद है पाम्पा, ठीक है। पाम्पा नोन एज द फादर ऑफ कनाडा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कनाडा लैंग्वेज का फादर कौन है, मतलब कनाडा का फादर कौन है, आपको बोला पाम्पा। इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कनाडा। रोड हिज ग्रेट पोइटिक वर्क आदि पुराना इन द 10th century। एक फादर ऑफ कनाडा जिसको बोला जाता है उसका नाम है पाम्पा। उसने एक पोइट्री वर्क लिखी है जिसका नाम है आदि पुराना, ठीक है, कब 10th century में। तो कंसिडर नहीं, ये आपको याद रखना है कि कनाडा लैंग्वेज जो है इसको कब डेवलप किया गया, आपको 10th century में डेवलप किया गया। और पाम्पा के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा पाम्पा हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कनाडा, ठीक है। इसने एक पोइट्री वर्क लिखी है उसका नाम आदि पुराना। यहाँ बोला जाएगा आदि पुराना रिटन बाय पंपा। ये किस लैंग्वेज में आपको बोलना है, कन्नड़ा लैंग्वेज में। उसके बाद तेलुगु है। तेलुगु ये पुरानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ना, इसलिए पढ़ना पड़ता है। तेलुगु, विजयनगर एम्पायर आपने सुना होगा। तेलुगु, द विजयनगर पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको बोलना है जो विजयनगर पीरियड आप पढ़ते हो, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पर विजयनगर एम्पायर पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है। 8 तेलुगु लिटरेरी luminaries were popularly known as आस्था दिगास। याद रखना, आस्था दिगाजस, ठीक है, आस्था दिगाजस उनको बोला जाता है, जो कि 8 तेलुगु लिटरेचर लेमिनाज, ठीक है, लेमिनरीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। फर्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। तेलुगु को क्लिक करोगे किसके साथ, विजयनगर एम्पायर के साथ। राधा कृष्णा वाज द ऑथर ऑफ, ठीक है, पांडुरंगा, ठीक है, महात्मायम विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखोगे। ये कैसे याद हो जाएगा, ये बार बार पढ़ने से याद होगा। कुछ की पॉइंट जो होते हैं एग्जाम के लिए जो याद रखना, वो मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद मलयालम। मलयालम एक लैंग्वेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मलयालम लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ मलयालम इमर्जेड अराउंड 11th century AD आफ्टर द डेथ बाय 15th century, ठीक है, 15th century मलयालम वाज, सॉरी, बाय 15th century मलयालम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए मलयालम वाज कंसिडर्ड एज एन, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। किसको, मलयालम को, ठीक है, मलयालम को कंसिडर किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। बासु कौटिल्य, याद रखना, भाषा कौटिल्य, एक कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र, ठीक है, किसके ऊपर कमेंट्री लिखी गई है, आपको बोलना है
अर्थशास्त्र के ऊपर, भाषा कौटिल्य ए कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र एंड एंड ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ। बासु कौटिल्य ए कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र, ये बासु कौटिल्य जो कि कमेंट्री लिखी गई अर्थशास्त्र पे, एंड कोका सिंदेसम, ठीक है, कोका सिंदेसम आर टू ग्रेट वर्क्स, ठीक है, ये दो ग्रेट वर्क्स मानी जाते हैं मलयालम लैंग्वेज में। रामा पानिकर एंड रामानुज, ठीक है, आर वेल नोन ऑथर्स ऑफ मलयालम लिटरेचर। इन दो पर्सनालिटीज़ का अगर नाम याद रखोगे मलयालम के साथ कौन रिलेट है, अगर ये भी याद नहीं रखोगे, इतना एक पॉइंट तो याद रखो मलयालम लैंग्वेज में कि इसको रिकोगनाइज किया गया है बाय 15th सेंचुरी में एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये इमर्ज हुआ है 11th सेंचुरी में, फिर 4 सेंचुरीज के बाद, मतलब 11 से लेकर 4 हो गया 15, 15th सेंचुरी, 50th सेंचुरी में इसको रिकोगनाइज किया गया है मलयालम, सॉरी, एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जहाँ पर एक ही पॉइंट आप इसको याद रखो। उसके बाद पर्शियन एंड उर्दू इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसको जेड देता है पर्शियन लैंग्वेज पे, ठीक है। और ये पर्शियन लैंग्वेज जेके पे एसआई में शायद एक क्वेश्चन 2018 का पेपर, पता नहीं कौन सा पेपर एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, उस पेपर में मैंने देखा पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर। उर्दू इमर्जेड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी। उर्दू जो है 4th सेंचुरी में इसको कंसिडर किया गया, ये भी एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। उर्दू एज ए लैंग्वेज वाज बॉर्न आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिंदी एंड पर्शियन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उर्दू निकला कहाँ से है आपको बोला। उर्दू लैंग्वेज जो है इसका बॉर्न हुआ है जब दो लैंग्वेज को मिलाया गया, इंटरेक्ट किया गया है। एक है हिंदी को मिलाया किसके साथ, पर्शियन के साथ, निकला वहाँ से उर्दू। आप खुद लगाओ अंदाज़ा, ठीक है, ठीक है। हिंदी को पर्शिया के साथ लगा, ठीक है, PHU, ठीक है, PHU, ठीक है। तो पी पर्शियन और हिंदी को मिलाकर क्या निकला है, आप बोल सकते हो वहाँ से उर्दू निकला है। उर्दू बिकेम मोर पॉपुलर इन द अर्ली 18th सेंचुरी। इसको पॉपुलैरिटी किस सेंचुरी में मिली है, 18th सेंचुरी में मिली है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द अमीर खुसरू। द अर्लीस्ट उर्दू पोइट इज सपोज टू बी अमीर खुसरू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि अमीर खुसरू किसका पोइट कंसिडर किया जाता है, किस लैंग्वेज में ये पोइट करता, पोइट्री करता था। आपको बोलना ये उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करता था, इसको कंसिडर किया गया था अर्लीस्ट उर्दू पोइट, किसको, अमीर खुसरू। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये अमीर खुसरू जो था ये किसके टाइम पे था, उस टाइम राजा कौन था इंडिया का, और जहाँ पर ये जो था कोर्ट पोइट आप बोल सकते हो इसके अमीर खुसरू, किसके टाइम पे, किसके डायनास्ट में, कौन सा रूलर उस टाइम था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया अमीर खुसरू के ऊपर, और नेट पे सर्च करना है आपको, अमीर खुसरू के बारे में पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। उर्दू हैज़ बीन गिवन ए न्यू फॉर्म ऑफ पोएम दैट इज़ कॉल्ड एज नज़म, ठीक है। उर्दू में क्या होती है, एक पोएम की फॉर्म होती है, उसको नज़म का नाम दिया जाता है। तो उर्दू में पोएम को आप नज़म भी बोल सकते हो, नज़म सुनाओ मुझे, पोएम सुनाओ मुझे, इस तरीके से। फिर हिंदी है, हिंदी इज़ ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। याद रखना ये डिसेंडेंट है किसका, संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। उर्दू इज़ ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज थ्रू प्रकृत, ठीक है, प्रकृत और अपभ्रम सा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों टर्म्स, एक तो प्रतीक, ठीक है, प्रकृत, और दूसरा है अपभ्रंश। इट इज स्पोकन नियर इन नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, हिंदी लैंग्वेज ज़्यादातर इंडिया में कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपको बोलना इसको ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, और ये संस्कृत लैंग्वेज का डिसेंडेंट कंसिडर किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Evolution of Hindi literature can be better understood through 4 stages, ठीक है, 4 स्टेज। जो एक स्टेज है, 4 स्टेज ऑफ आदि काल, भक्ति काल, रीता काव्या काल और आधुनिक काल। तो अगर आपको हिंदी लिटरेचर को समझना है, वो तो डेप्थ में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। इवोल्यूशन जो है हिंदी लिटरेचर का, इवोल्यूशन अगर देखना है हिंदी लिटरेचर आया कहाँ से, ये कैसे इवॉल्व हो गया है, इसको हम 4 स्टेजेस में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसके बारे में, हिंदी लिटरेचर के, कौन से स्टेज है, आदि काल है, भक्ति काल है, रीता काव्या काल है और आधुनिक काल। ये सभी काल जो है, इनसे ही, इनको पढ़ने के बाद आपको ठीक है, इनको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हिंदी जो है ये किस तरीके से इवॉल्व हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी जो आपको याद रखना है, और मैंने बोला भी आपको कौन कौन सा पॉइंट लैंग्वेजेस के बारे में आपको याद रखना है। ये तो था इसका बेसिक एक बैकग्राउंड, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर बनते हैं वो हमें देखना। लैंग्वेज तो आपने पढ़ा, लेकिन अब देखो करंट के साथ लिंक कैसे करना है। करंट के साथ लिंक कैसे करोगे, यहाँ पर ये न्यूज़ में आया था, द हिंदू में था, समझना ज़रूरी है। देखो क्या था,
इसी साल आया है, अक्टूबर में ही आया है। Recently, Union Ministry of Education has informed in the Lok Sabha about the various steps taken by the government to promote the languages in 8th schedule. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर जो है एजुकेशन का, उसने इन्फॉर्म किया है किसमें, लोकसभा में। उसने बताया कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसके रिलेटेड, कि हमें जो भी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में दी गई है उनकी प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से, ठीक है, जो कि लैंग्वेज किस में दी गई है, 8th शेड्यूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 8th शेड्यूल। जब मैंने 8th शेड्यूल बोला ना, तो इसको लगा लो 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज के रिलेटेड से कौन सा शेड्यूल है, कौन सा आर्टिकल है। अबाउट इट लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 8th शेड्यूल के अंदर क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा 8th शेड्यूल के अंदर क्या आता है। आपको बोलना है जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, मतलब इंडिया की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो किस में लिस्ट आउट की गई है। आपको बोलना है 8th शेड्यूल के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया के वो लिस्ट आउट किया गया। ये टिप्स पे होना चाहिए। पार्ट 17, देखो ये हो गया, x होता है 10, v होता है 5, 1 1 हो गया 7, ठीक है, ये 17। पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, आपको बोलना है वो है पार्ट 17, 1 7 में बोलता हूँ, पार्ट 17। दूसरा पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लिस्ट आउट किस शेड्यूल के अंदर किया गया, आपको बोलना है 8th शेड्यूल। एक तो आपको शेड्यूल 8th याद रखना है लैंग्वेजेस के रिलेटेड, और पार्ट 17 याद रखना है किसके रिलेटेड, लैंग्वेजेस के रिलेटेड, ठीक है। और आर्टिकल 343 टू 351 आपको याद रखना है, 343 से लेकर 351, ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है रिलेटेड टू द लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 8th शेड्यूल, इसमें लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, किस पार्ट के अंदर आता है, 70th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या आता है, किस कहाँ से कौन सा आर्टिकल है, आपको बोला 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक सेकंड में पानी पहले पीता हूँ। अब क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल आर आर्टिकल 344, ठीक है। आर्टिकल 344 क्लास फर्स्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 351, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको याद रखना है, बस वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 351, इट प्रोवाइड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोज्ड कल्चर इन इंडिया। ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 351। आर्टिकल 350 ऊपर वाला मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वो याद नहीं रखोगे, क्योंकि वो पॉलिटी में ज़्यादा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि आप लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ते हैं, हिंदी लैंग्वेज को कौन प्रमोट करता है, ठीक है। आपको बोलना है आर्टिकल 351 क्या बोलता है, ये बोलता है इट प्रोवाइड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, टू डेवलप इट सो दैट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, डेवलप करें, सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोज्ड कल्चर ऑफ इंडिया। हाउएवर इट कैन बी नोटेड दैट देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर एनी लैंग्वेज टू बी कंसिडर्ड एज इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर ऐसा कोई भी लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि एक कोई भी लैंग्वेज अगर है उसको कंसिडर किया जाएगा 8th शेड्यूल के अंदर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। लेकिन कौन कौन सा है 8th शेड्यूल के अंदर वो हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद 5 स्टार वाला क्वेश्चन जो बनता है वो आपको बनता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है 8th शेड्यूल के अंदर, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लेकिन कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपको पता होना चाहिए। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस के साथ रिलेट है उसके अंदर कितने लैंग्वेजेस आते हैं, आपको बोला 22 लैंग्वेजेस का लिस्ट है। क्या संस्कृत उसमें है, बिल्कुल मैंने आपको बोला था संस्कृत इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज। आसाम में से पता होने चाहिए, आसाम, बंगाल, गुजरात, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी। याद रखना कश्मीरी याद रखना क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम आपको, ठीक है। कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ठीक है, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, देखो यहाँ पर उर्दू देखना, ठीक है, बोडो, संथाली, ठीक है,
मैथिली एंड डोगरी। देखो तीन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तो उर्दू बोला जाता है, एक तो कश्मीरी बोला जाता है, और एक तो डोगरी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिंदी को भी रखना है इसमें, क्योंकि हिंदी भी लोग बोलते हैं। तो ये तीन कम से कम, अगर पूरे लिस्ट याद नहीं रखोगे, बट मेहरबानी करके आप एक काम करें, ये चार रख लेना, क्योंकि उर्दू उर्दू भी बोलते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी भी बोलते हैं कश्मीर के, डोगरी भी बोलते हैं जम्मू में ज़्यादा, और हिंदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। ये चार तो हो गए। संस्कृत तो वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, आसाम में जा सकते हो, बंगाल में जा सकते हो, गुजरात वालों को भी लिया गया है, मराठी को भी लिया गया, नेपाल वालों को भी लिया गया है, उड़ीसा मतलब ओरिया जिसको बोला जाता है, मैथिली याद रखें, मैथिली हमेशा पूछा जाता है, मैथिली, संथाल रिबिलियन आपने पढ़ा होगा, संथाली लैंग्वेज आप याद रखो, तेलुगु, तमिल, टी ऑर्डर में अगर याद रखो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे इसने भी लिखा है, देखो जैसे कि इसने सब ऑर्डर में ही लिखा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ध्यान से, अब ए के ऊपर एक ही लैंग्वेज है, दैट इज आसामीज, बी के ऊपर एक ही लैंग्वेज, दैट इज बंगाली, जी के ऊपर एक है, एच के ऊपर एक है, हो गया। अब देखो के ट्रिपल के में के क्यूब लिखोगे, एक है कन्नड़ा, एक है कश्मीरी, एक है कोंकणी। ठीक है, उसके बाद एम पे तीन है, एम क्यूब फिर से लिखोगे, एक है मलयालम, एक है मणिपुरी, एक है मराठी, फिर एन एक ही है, दैट्स नेपाली, ओ भी एक है, दैट इज ओरिया, पंजाब भी एक है। अब सब देखो संस्कृत और सिंधी, एस, ठीक है, सासी, एस आई सासी, सासी का मतलब संस्कृत और सिंथाले। फिर टी पे दो हैं, टी स्क्वायर करोगे, तमिल, तेलुगु, यू पे एक है उर्दू, बी पे एक है बोडो। ठीक है, बी पे दो थे, एक थे बंगाली यहाँ पर, एक है बोडो यहाँ पर, तो बी स्क्वायर भी आप कर सकते हो। ठीक है, एस पे है कुछ, हाँ एस पे और भी है, एस क्यूब करो आप, एस क्यूब करो, क्योंकि संथाली भी है, सिंधी भी है, संस्कृत भी है। उसके बाद एम भी है, मतलब जितने भी एम वाले हैं उनके एक जगह पर रखो। एम पे मलयालम, मणिपुर, मराठी और मैथिली आप याद रखो। डी पे कुछ है, डी पे जो है दैट इज डोगरी, ये तो आपको पता ही है, ये इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना है। लेकिन इन 22 लैंग्वेज में से जो 14 लैंग्वेजेस हैं, 14 ऑफ दीज लैंग्वेजेस, दैट इज ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस, 14 वेर इनिशियली इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 14 जो थे इसमें से 22 में से जो 14 जो है, इनको पहले ही इंक्लूड किया गया था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सर दैट मीन्स दैट बाकी 8 कहाँ से आ गए? 22 तो हैं, 14 तो पहले ही डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8 कहाँ से आए? सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय द 22nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। सिंधी लैंग्वेज जो है इसको ऐड किया गया है बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970। एक अमेंडमेंट किया गया है, उसके अंदर सिंधी लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। सिंध याद रखना, सिंधी लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है किसमें? ऑफिशियल लैंग्वेज में। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेर इंक्लूड इन 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तीन लैंग्वेज को फिर से इंक्लूड किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, देखो KMNO PQR, इस तरीके से आप याद रख सकते, के से शुरू करो, MNO, के, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 71 अमेंडमेंट एक्ट में रखा गया। ये हो गए 4, मैंने बोला था 8 को ऐड किया गया था, क्योंकि एक तो यहाँ पर, एक सेकंड, एक तो यहाँ पर हो गया ना सिंधी, 1 2 3, ये हो गए 3, हो गए 4, बचा क्या? और 4, बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, इनको ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 विच केम इनटू फोर्स इन 2004। ये आपको याद रखना है। ये सभी करंट अफेयर हैं जो आपको अपने आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंक करना है। जो भी आप पढ़ते हो इसी तरीके से आपको टॉपिक्स को करंट के साथ लिंक, फिर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, आप उसको कर सकते हो। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करेंगे। करंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस दैट इंजॉय द क्लासिकल। ये लैंग्वेजेस क्या है? ना कि क्लासिकल म्यूजिक है, ये लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। कितने हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको स्टेटस मिला है इंडिया में ऐसे क्लासिकल। ठीक है, 6 ऐसे लैंग्वेजेस हैं करंटली जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। इसमें से कौन सा है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, और लेटेस्ट वाला 2014 है। आपको पूछा जाएगा, ठीक है, रिसेंटली इन द न्यूज़ विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज गॉड द क्लासिकल स्टेट्स। आपको लेटेस्ट मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है, लास्ट वाला कहेगा ये, आपको बोला ओडिया को मिला है। सबसे पहले किसको मिला? आपको बोला तमिल को। देखो तमिल का पता होना चाहिए और ओडिया का पता। सबसे पहले तमिल को मिला है 2004 में, और JKSS भी पता है क्या करता है, वो पूछेगा आपको कि तमिल को मिला है क्लासिकल स्टेट्स ऑफ द लैंग्वेज किस साल में? आपको 2004 में। 10 साल के बाद ओडिया को मिला है, आपको याद रखना है। कितने आते हैं? 6, लेकिन 6 के 6 का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट है ना, पता होना चाहिए। TSK, और ऑर्डर में ही पता होना चाहिए, TSKMO, ठीक है, TSKMO आपको याद रखना है, TSKMO। फिर यहाँ पर 2004 लिखो, फिर 2005, 2 साल छोड़कर देखो, एक यहाँ पर 1 साल छोड़ा, 2004, उसके बाद 2005, फिर 6 7 छोड़ा, 2 छोड़े तो 8 आ गया। कन्नड़ा भी और तेलुगु भी 8 में है, ठीक है, कन्नड़ा और
कन्नड़ और तेलुगु भी 8 में, और उसके बाद जो मलयालम 13 में और 14 में उड़े है। तो ये आपको पता है। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के 8th लिस्ट में डाले गए हैं। कौन से? जो भी ये क्लासिकल लैंग्वेज है, याद रखना है। क्लासिकल लैंग्वेज किस में डाले गए आपको बोलना है। ये क्लासिकल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर डाला गया है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दिखाता हूँ। ये PIB है, प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ऑफिशियल एक साइट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमें क्या देखना है, हमें जो नोट्स होते हैं ना, करेंसी नोट्स, उस पर हमें कितनी लैंग्वेजेस हैं ये आपको याद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वर्ड रुपये कहाँ से निकला है, ये एक संस्कृत वर्ड है। रुपी हम लिखते हैं ना, रुपी, ये एक संस्कृत रुपया। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड रुपी जो है ना, यहाँ पर जेनिस ऑफ वर्ड रुपी, ये एक संस्कृत वर्ड है। याद रखना, संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया, इसको बोलता है रुपया, संस्कृत का वर्ड है। विच मीन्स सिल्वर, जिसका मतलब होता है सिल्वर। इंडियन रुपी इज वेरियसली कॉल्ड रुपया इन हिंदी, रुपियो इन गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, और बहुत सारे अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। लेकिन हमें समझ, ठीक है, तन का उड़ीसा में इसको बोला जाता है, ठीक है। टा का टो का इन बंगाली में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझना है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जो मुझे इसके साथ करंट अफेयर लिंक करना है, वो ये है कि यहाँ पर आप ध्यान रखना है। कहाँ गया वो, हाँ ये वाला पॉइंट जो है, जो आपके इस आज के टॉपिक के साथ लिंक है, वो ये वाला पॉइंट है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरी पढ़ना था पूरा, लेकिन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द लैंग्वेज पैनल ऑन इंडियन रुपी बैंक नोट्स डिस्प्ले डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स इन 15 ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको बोलना है 22। वो 22 के 22 नोट्स पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो 500 रुपी नोट है, 300 रुपी नोट है, जो भी आपके पास है, 2000 रुपी नोट है, हाँ, या 100 रुपी नोट है, उसमें आपको 22 के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं देखने को मिलेगा। उसमें सिर्फ 22 में से सिर्फ 15 आपको क्या देखने को मिलेगा, 15 लैंग्वेज। आप देख लेना, आज एक नोट पकड़ लेना 500 का, और वहाँ पर आप देख लेना उस 500 नोट पे, या कोई भी नोट आप उठा लो, उस पर आप देखो कि 15 लैंग्वेज का नाम दिया गया है। और वो 15 लैंग्वेज कौन कौन से हैं ये पता होनी चाहिए। क्या आप 15 लैंग्वेज का नाम याद रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप देखो 22 के 15 के बगैर जितने भी आते हैं, जैसे कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 7 लैंग्वेज आते हैं ना, वो 7 लैंग्वेज आप याद करो। अगर वो 7 आपको याद हो गए ना, मतलब बाकी 15 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो बाकी 15 हैं वो नोट पे हैं, और जो ये 7 हैं वो नोट पे नहीं है। मतलब आपको वो चीज़ याद करो जो नोट्स पे नहीं है। तो फिर अगर क्वेश्चन आपका आएगा ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आपके नोट्स पे दी हुई है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कौन सी लैंग्वेज नहीं है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कश्मीरी लैंग्वेज है रुपी, जो 15 लैंग्वेज दी गई है ना, किस पे, नोट्स पे, जो आपका 500 रुपी कोई भी नोट है आपके पास, कश्मीरी है उसमें, उर्दू भी है उसमें, ध्यान से देखना, उर्दू भी है उसमें, और उसमें हिंदी है। हिंदी को ढूंढो, हिंदी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना, हिंदी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना, जो नोट्स पे दिया गया ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप देखो यहाँ टॉप से बॉटम, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी 1 2 3 4 5 पे, सीरियल नंबर 5 पे, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम ये सभी दिया गया है 15 के 15 लैंग्वेज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आपको यही आपको याद रखना था, सिर्फ और सिर्फ कितने, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो करेंसी है उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन की, आपको ना 15 लैंग्वेज, उसमें से कश्मीरी भी लिखा है, और उस कश्मीरी में उसको क्या लिखा है, ठीक है। अगर 100 होगा तो हाथ रुपये लिखा होगा, अगर 500 लिखा होगा तो 5 हाथ रुपये लिखा होगा, ठीक है। और कितने सीरियल पे हैं कश्मीरी, आप बोलोगे 5th सीरियल पे, टॉप से बॉटम। तो ऊपर जब आप ये नोट देखोगे ना, फिर 15 लैंग्वेज का लिखा गया, 1 2 3 4, पहले पे कौन होगा, आसामीज, और लास्ट पे क्या होगा, वो उर्दू लिखा होगा। और 500 रुपये का, ठीक है,
500 रुपये लिखा होगा लास्ट पे, या 5 रुपये अगर होगा 5 रुपये लिखा, और 50 रुपीज़ होगा तो 50 रुपये लिखा होगा उर्दू में, और कश्मीर में ये है। तो क्योंकि ये दो मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आप जम्मू कश्मीर का ही एग्जाम दे रहे हो ना, इसलिए आपको याद रखना है। हिंदी कहीं पर दिख रहा है, हिंदी नहीं दिख रहा आपको, दैट मीन्स हिंदी उसमें नहीं है। आसामी से बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कौन है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत। ये आई होप आपको पूरा डॉक्यूमेंट समझ आया होगा। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया, जो मैंने आपको डिटेल में बताया लैंग्वेज का। लैंग्वेज को मैंने करंट अफेयर में जो इस साल आया था वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पॉइंट छोड़ना है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे हमें ये सेशन बहुत अच्छा लगा, सो दैट मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लाइक और शेयर नहीं बोलना, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं तो खुद ही अपने आप वो सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है WS एकेडमी का, सबको पता है कि जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो क्वालिटी हो। आप कितना भी कंटेंट पढ़ो, पूरी दुनिया का कंटेंट पढ़ो, पूरे इंडिया में जितना भी कंटेंट वो पढ़ो, लेकिन अगर वो क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा वो पूरा वेस्ट होगा। आप कितना भी, आप 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 20 आवर पढ़ो, 24 आवर पढ़ो, जितना पढ़ना है आपको, लेकिन अगर वो क्वालिटी, अगर क्वालिटी 5 आवर होंगे ना, वो आपके 48 आवर्स के बराबर होगा। तो क्वालिटी हमेशा याद रखो। तो WS एकेडमी जो है, यहाँ पर हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो पेड बैच हो, वो या तो आप बहुत यूट्यूब पे हो, हम कोई भी ऊपर ऊपर से कभी नहीं पढ़ाते हैं, ये आपको पता होगा वहीद सर का। मैं कभी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता, मैं जब पढ़ाऊँगा मैं डेप्थ में ही पढ़ाता हूँ, सो दैट उसका आपको सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ायदा ना हो, बाकी बाकी चीज़ों पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।